आज हम उत्तराखंड अपर पीसीएस का सीसेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। उत्तराखंड जो भी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं और हमें ये पता चल जाएगा आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखिए, एक वस्तु को 555 रुपये में बेचकर 11% का लाभ, बेचना मतलब एसपी सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 555 रुपया, और क्या दिया हुआ है इसमें, प्रॉफिट दिया हुआ है 11%। तो हमें ये तो पता नहीं है ना कि सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है वस्तु का। तो जब भी सीपी हमें नहीं पता होता है तो मान लेना सीपी को x रुपया या 100 रुपया कुछ भी मान सकते हो। लेकिन प्रॉफिट कितना है, 11% में 11 है। तो प्रॉफिट अमाउंट अगर मैं निकालूँ इसमें कि एक्चुअल में प्रॉफिट की राशि कितनी है, तो प्रॉफिट हो जाएगा इसमें सीपी का। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही निकलता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। कॉस्ट प्राइस पर ही हम सीपी पर ही क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो सीपी हमने मान लिया है x रुपया, x का 11% का मतलब होता है बट्टे में 100। तो ये आपका आ जाएगा 11 की x से गुणा होगी 11x बट्टे 100। ये प्रॉफिट का अमाउंट आ गया है। अब हमें पता है एसपी कितना है, 555 रुपया है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है उसमें अगर हम प्रॉफिट हमें हो रहा है तो प्रॉफिट को जोड़ देंगे। मान लो एक वस्तु हमारा 10 रुपये का हमने ख़रीदा और 2 रुपये प्रॉफिट के साथ हम बेचते हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा, 12 रुपये, यानी दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन अगर लॉस होता तो 10 रुपये की ख़रीदा हमने और 2 रुपये लॉस पे बेच रहे हैं तो 8 रुपये में, यानी कि लॉस को घटाते हैं और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट प्रतिशत नहीं, प्रॉफिट अमाउंट। तो ये 555। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, सीपी तो हमने x माना है और प्रॉफिट अमाउंट कितना आया था हमारा 11x बट्टे 100 बराबर 555। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना सबको आता है, इसमें एलसीएम लूँगी मैं। एलसीएम कितना होगा इसका, एक मिनट में इसको थोड़ा रफ कर लेती हूँ ताकि हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकें। एलसीएम x के अपॉन में क्या है, 1 है, और दूसरे के साथ क्या है, अपॉन में 100 है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, और 100 की x से मल्टीप्लाई होगी तो 100x प्लस 11x है साथ में, इक्वल टू 555। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 100 और 11 जोड़ करके 111x बराबर 555, और जो भी डिवाइड में है ये 100 इक्वल में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x बराबर क्या जाएगा, 555 गुणा 100 बट्टे में 111। तो 111 से हमारा क्या कट जाएगा, 555 कितने बार, 5 बार कटेगा, और 5 की 100 से गुणा होगी तो 500 रुपया। ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी कितना आ गया, 500 रुपया। तो अगर सीपी 500 रुपया आ गया तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आगे देखते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, देखो पहले तो आप लिख लीजिए आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 500 रुपया आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, यदि वह उस वस्तु को 455 रुपये में बेचे तो कितना लाभ या हानि होगा। तो 500 रुपये की हमारी चीज़ है, 500 रुपये में हमने ख़रीदा है, बेचना अभी कितना है, एसपी कितना है अभी हमारा 455 रुपये है। तो कम में, यानी कि ज़्यादा का ख़रीदा और कम में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितने का हो रहा है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कि 45 रुपये का लॉस हो रहा है। हमने कोई चीज़ 500 रुपये की खरीदी और 455 में बेच दिया तो लॉस हो गया। तो हमें निकालना है प्रतिशत लॉस। तो क्या होता है, लॉस, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, या फिर लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ लॉस की जगह पे लॉस और प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट, और अपॉन में डिवाइड में हमेशा सीपी ही रहेगा। तो लॉस कितना अमाउंट हुआ है, 45 रुपया गुणा 100, और अपॉन में जो सीपी है अमाउंट वो कितना हमारा था, 500। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पनम 45, यानी कि 9% का आपको क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा लेंदी था और मैंने समझाया इसीलिए समय लगा, अगर वैसे करोगे आप तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, रोहित किसी कार्य को टी घंटों में कर सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टी घंटे में, टी आर में रोहित करता है एक काम, 1 वर्क। उसके बाद तो 1 घंटे में निकालते हैं हम, 1 घंटे में, ये टी है, हाँ ये टी है,
टी घंटे में एक काम करता है तो एक घंटे में कितना करेगा, 1/t वर्क। आप एक जनरल में लैंग्वेज में समझ सकते हो। मान लो 2 घंटे में किसी काम को कर रही हूँ, मैं एक काम कर रही हूँ तो 1 घंटे में उसका आधा कर पाऊँगी, 1/2 पार्ट। और अगर एक काम को मैं 5 घंटे में करती हूँ तो 1 घंटे में 1/5 भाग करूँगी। तो ऐसी टी घंटे में एक काम को कर रहे हैं तो 1 घंटे में 1/t। उसके बाद किसी कारणवश 1.5 घंटे बाद उसने कार्य करना बंद कर दिया, यानी कि 1.5 घंटे तक काम किया। 1 घंटे में 1/t पार्ट है तो 1.5 का मतलब होता है एक से ही 1/2 को हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/2 घंटे में कितना करेगा, तो 1/t गुणा 3/2। तो ये बन जाएगा आपका 3 1 जा 3 अपॉन में 2t, यानी कि 1.5 घंटे में इतना काम करेगा कौन, रोहित, 3/2t। अब हमें निकालना क्या है इसमें, तो कार्य का अधूरा हिस्सा क्या है, तो 3/2t रोहित ने 1.5 घंटे में कर लिया। उसके बाद उसने काम बंद कर दिया। अब काम कितना बचा, काम तो एक ही था ना, एक काम करना था, और इसमें से जो काम रोहित ने कर लिया है उसको घटा दीजिए तो आएगा कितना हमारा 2t। एलसीएम ले लोगे और 2 1 जा 2 2t माइनस 3, यानी कि इसको एलसीएम ले करके ये बन गया। और ये आपका कहाँ पर है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसको तुम ट्रिक से भी कर सकते हो। रोहित किसी कार्य को टी घंटों में पूरा करता है। मान लो हम कहते हैं कि 2 घंटे में रोहित एक काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/2 भाग। ठीक है, मतलब टी को मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे, 2 ले लिया है। उसके बाद देखो अब 1.5 का मतलब हो गया 3/2। 1.5 को कन्वर्ट करना आता होगा, 2 एकम 2 और 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। तो 3/2 घंटे में रोहित कितना करेगा। जब भी ज़्यादा टाइम पूछेगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/2 यानी कि ये बन जाएगा 3/4। तो 3/4 भाग रोहित ने काम का कर लिया। बचा कितना, एक ही काम था ना, तो 1 - 3/4। तो घटाओगे इसको, एलसीएम ले लेना 4, तो 4 एकम 4, 4 माइनस 3 करोगे तो 1, यानी कि 1/4 भाग काम का बचा है। अब 1/4 भाग कहाँ पे आ रहा है, देखो टी को हमने क्या लिया था, 2 लिया था, तो यहाँ पर 2 रखोगे तो टी की वैल्यू 2 गुणा 2t है ना, तो टी की जगह पे 2/3। ये तो 4/3 आ रहा है, जबकि मुझे तो 1/4 चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, जैसे इसको चेक करते हैं, टी को हमने 2 रखना है तो 2 गुणा 2 माइनस 3, यानी कि टी की जगह पे क्या रखना है, 2, और अपॉन में 2t है तो 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो क्या आएगा 1/4, जो कि मैंने t = 2 लेके सॉल्व किया था शेष कार्य। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो, लुप्त पदों को प्राप्त करें, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल है। इसमें ए के बाद देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, फिर जेड, फिर एक्स, बी, भी और टी, सी और फिर आर। तो हम ये चेक करते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, यानी कि 2 जो अल्फ़ाबेट है उनको छोड़ के आ रहा है, और सी के बाद यहाँ कुछ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, यानी कि लास्ट वाला तो डी रहेगा। तो इसमें है नहीं डी, तो हमारा पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी पूरा करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्यू का अर्थ प्लस, जे का अर्थ मल्टीप्लाई, टी का माइनस है और के का है डिवाइड। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो 30k, फिर 2q, उसके बाद 3j, 6t, 5। अब वैल्यू रख दो 30। k का मीनिंग क्या है, k का अर्थ है भाग, तो 30 डिवाइडेड बाई 2, और q का अर्थ है धन, तो 3, और j का अर्थ क्या है, गुणा 6, उसके बाद t का अर्थ क्या है, ऋण 5। अब हमने क्या करना होता है ना, इसमें बोर्ड मास अप्लाई करना होता है, तो ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें, और ओ का मतलब होता है ऑफ मल्टीप्लाई, वो भी नहीं है, तो डी मास लगाओगे। सबसे पहले भाग करेंगे हम, डी मास, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमने डी मास लगाना है। सबसे पहले डिवाइड करना है, तो पहले इसको सॉल्व करिए। 2 से 30 को भाग करोगे 15, फिर धन ऐसी रहेगा, और फिर गुणा करोगे आप, क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो 3 × 18, और फिर ऋण 5। अब बताइए, इनको जोड़ो पहले, 15 और 18 जोड़ के कितना होगा, 8 × 5 = 13, और 3 33, 33 माइनस 5, तो 13 में से 5 गया 8, ये 28 बच जाएगा, ठीक है। तो 28 कौन सा ऑप्शन है इसमें,
28 बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला 5th क्वेश्चन है, पी कोई संख्या इस प्रकार है कि पी कहाँ वेरी कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो कौन सा सही होगा इसमें। तो पी 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। मान लो मैं पी को क्या ले लूँ, 1/2 लेती हूँ, आधा 0.5। या आपने देखा 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो अगर मैं 1/p निकालूंगी तो क्या आएगा, 1/p निकालूंगी तो इसका भी रेसिप्रोकल, क्योंकि इसका मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ तो 1/2 का भी होगा, तो 1/p क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पहले ही ऑप्शन को हम चेक करते हैं, p की जगह पर 1/2 है और लेस देन 1/p कितना आ रहा है, 2, तो ये करेक्ट हो रहा है ना हमारा। 1/2 हाफ जो है 2 से छोटा है, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी हमने चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अगर मैं p को 1/3 लेती तो भी ये क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो 1/p कितना हो जाता, इसका रेसिप्रोकल करते, p का कर रहे हैं तो 1/3 का भी करोगे 3 हो जाएगा। तो अब p की जगह पे रखिए आप, p कितना है 1/3, लेस देन 1/p कितना आ गया 3, तो ये भी आपका करेक्ट है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो बट नीड नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आज वरुण का जन्मदिन है। एक वर्ष बाद वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो आज वरुण का जन्मदिन है और 12 वर्ष बाद वह पहले की आयु का दुगना हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो मैं ऑप्शन से अगर चेक करूं इसको, वैसे आप वर्तमान जो एज है उसको एक्स मान के भी कर सकते हो। ठीक है, तो वर्तमान एज को अगर एक्स मानूं तो उसने क्या बोला है, 1 वर्ष बाद, यानी कि 1 वर्ष बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x+1। और अगला क्या बोला, 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, x-12। अब इन दोनों में क्या रिलेशन, 12 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो जाएगा। 12 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो जाएगा कौन, ये कौन, वरुण। 1 वर्ष बाद एज ये है, ये 12 वर्ष पहले की आयु का दुगना। अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे 2x से 2x माइनस 12×24 इक्वल टू x+1। अब ट्रांसपोज करेंगे 2x, ये x यहाँ आएगा लेफ्ट में, 2x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 24 आपका राइट में जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 24 + 1, तो कितना रहेगा x इक्वल टू 25। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है, 25 वर्ष आ रहा है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक बार और चेक करिए, वरुण का जन्मदिन है आज, 1 वर्ष बाद, यानी कि अगर वर्तमान एज x है तो 1 साल के बाद क्या होगा, x+1, और 12 साल पहले क्या होगा, x-12। उसने बोला है वह 1 वर्ष बाद, यानी कि x+1, वह अपनी 12 साल पहले की आयु का, 12 साल पहले उसकी आयु क्या होगी, x-12, पहले के लिए माइनस करते हैं, बाद के लिए प्लस करते हैं, आयु का दुगना हो जाएगा यानी कि 2। फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं, x+1 इक्वल टू 2x माइनस का 24। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि x को यहीं रहने दोगे लेफ्ट में, और जो इक्वल में 2x है लेफ्ट में लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, और -24 है और माइनस का 1 है तो राइट में जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो राइट में, यहाँ +1 है तो राइट में -1। तो 2x में से x घटाओगे -x, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, -24 -1 दोनों नेगेटिव हैं, सेम साइन जुड़ जाता है, तो माइनस का 25, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 25, यानी कि जो वरुण की वर्तमान एज है वो कितना है, 25 साल। ठीक हो गया। ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन में क्या है, अभी 25 साल है तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर उसने कहा 12 साल पहले, तो 12 साल पहले 25 में से 12 घटाइए तो कितना होगा, 13। 12 साल पहले की आयु 13 साल है, तो 12 साल पहले की आयु का दुगना, 13 का दुगना कितना होगा, 26, और ये है 1 साल बाद। ठीक है, और 12 साल पहले का दुगना 1 साल बाद, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब 25 करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, सुमित के दादा का भाई, सुमित है ये, और इसके दादाजी हैं, और फिर उनका क्या है, भाई, सुमित के दादा का भाई। ओके, फिर क्या बोला है, दादा का भाई हेमंत के पिता का पिता है, ये कोई हेमंत है, और इनके पिता, हेमंत के पिता, और इसके पिता कौन है, ये है कौन, सुमित के दादा के भाई। तो उसका मतलब अगर सुमित के दादा के भाई हेमंत के पिता हैं, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, यानी कि ये पिता हैं
तो ये हेमंत के दादा हैं। कौन? जो उसके पिता के पिता होंगे, हेमंत के दादा होंगे, और ये भी दोनों के हैं भाई हैं। तो उसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, दादा ही होंगे हेमंत के। और जो सुमित है, सुमित ही नाम है, सुमित और हेमंत में क्या रिश्ता हो जाएगा, ये दोनों भाई हो जाएंगे, लेकिन सगे भाई नहीं। कैसे भाई? चचेरे भाई। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। आपसे बोला गया है 60 छात्रों को अपना पसंदीदा खेल चुनने के लिए कहा गया। चुने गए विकल्प निम्न प्रकार से हैं। फुटबॉल में 15, ठीक है, क्रिकेट में 12, तैराकी में 12, बास्केटबॉल में 11 और खेलकूद में 10। आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। फुटबॉल के लिए कितना कोण बनाएंगे? तो ये तो बहुत सिंपल होता है। तो हमें फुटबॉल के लिए एंगल पूछा गया है। कितने बच्चे, कितने छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं? 15। और टोटल कितने हैं? 60। हमें पाई चार्ट बनाने के लिए एंगल निकालना पड़ता है, कोण, क्योंकि पाई चार्ट ऐसे बनता है ना। तो फुटबॉल का कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो निकालना पड़ता है। तो कोण निकालने के लिए क्या करोगे आप? 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 चौको 60 और 4 से 4 नम 36, 90 डिग्री। यानी कि जितने बच्चों ने फुटबॉल सेलेक्ट किया है वो पाई चार्ट में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर इसमें और कुछ पूछा होता, मान लो क्रिकेट के लिए पूछा होता, तो क्रिकेट 12 बच्चों ने पसंद किया है और टोटल कितने हैं? 60, और गुणा में कितना आ जाएगा? 360। क्योंकि पाई चार्ट के लिए हमें डिग्री निकालना है कि एक एक गेम कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि कितने बच्चों द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो 12×5 = 60 और 5 से 5 × 7 = 35, बचा 1, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। ठीक है, 72। ऐसी तैराकी के लिए भी 72 आता। बास्केटबॉल के लिए 11/60 गुणा 360 और खेलकूद के लिए 10/60 गुणा 360। और ये सभी जितने भी गेम हैं इनका टोटल डिग्री कितना आना चाहिए? 360। ठीक है, वैसे हमसे पूछा क्या, किसका गया था ये? फुटबॉल का, तो 90 डिग्री आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने अभी तक देखा होगा। अभी आप पूरा पेपर जब सॉल्व करेंगे तो जो लोअर पीसीएस में या फिर उत्तराखंड स्क्रीनिंग एग्जाम लेक्चरर के में और इसमें जो क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट भी हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, एक बक्से में 180 रुपये हैं। टोटल अमाउंट कितना है? 180 रुपये। ठीक है, उसके बाद 1 रुपये के सिक्के हैं इसमें, 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे को भी आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? रुपये में। और 25 पैसे के सिक्के के रूप में जमा किए। तो 1 रुपया तो ठीक है, हमें 50 पैसे को कन्वर्ट करूँ तो 1/2 रुपया हो जाएगा और 25 पैसे को कन्वर्ट करूँ तो 1/4। मतलब सबकी जो यूनिट है, मात्रक है, वो सेम होना चाहिए। रुपया रुपया रुपया, तो कुछ भी पैसों में ना रहे। आपको पता है 50 पैसे मिल करके कितना? 1 रुपया बनाता है। तो 50 पैसे की जो कीमत है वो क्या है? ½ रुपीज़ है, इसलिए 1/2 लिख दिया। और 25 पैसे की कीमत कितनी होती है? 1/4 रुपया होता है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। उसके बक्से में सिक्कों का अनुपात ये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब हमने ये बक्से में जो सिक्कों का अनुपात है, 1 रुपये के सिक्के मान लेते हैं कितना है? 2 के रेशियो में है तो 2x मान लेते हैं। 50 पैसों के सिक्के कितने के हैं? 3x के रेशियो में है। और 25 पैसों के सिक्का जो है वो 4x के रेशियो में है। उसके बाद टोटल अमाउंट कितना दिया है हमें? टोटल अमाउंट दिया है 180 रुपया। अब हमें पता है 1 रुपये के, मान लो 1 रुपये के 10 सिक्के होंगे, हमारे पास 10 रुपया होगा, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? हमारे पास टोटल 180 रुपया है, तो सबको जोड़ना है हमने, यानी कि रुपये में कन्वर्ट करके। तो 2x इंटू 1 रुपये का सिक्का प्लस फिर 50 पैसे के कितने हैं हमारे पास? 3x है, लेकिन 50 पैसे की जो कीमत है वो रुपये में कितना होगा? 1/2। फिर प्लस 25 पैसे के सिक्के हमारे पास 4x हैं और इसकी जो कीमत है 25 पैसे की वो है 1/4। ठीक है, और टोटल कितना है? 180। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। 2x की 1 से तो 2x प्लस ये जाएगा 3x की 1 से, अंश की अंश से होती गुणा, तो 3x अपॉन में 2 जाएगा प्लस 4 से 4 कट गया यहाँ पर, तो सिर्फ x बचा 180। अब हम क्या कर सकते हैं? पूरे में एलसीएम 2 लेंगे, तो यहाँ तो 1 है और यहाँ भी 1 है, तो मल्टीप्लाई होगा 2 की, तो 2 × 2 = 4x प्लस ये 3 के अपॉन में तो 2 ऑलरेडी है तो 3x हो जाएगा प्लस x अपॉन 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है? 180। अब इसे ध्यान से देखो,
4x प्लस 3x प्लस 2x जोड़ के कितना 9x/2 इक्वल टू 180। तो 9x/2 इक्वल टू 180 आ गया। इसको हम लिख देंगे 9x/2 इक्वल टू 180। अब x निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। जो डिवाइड में होता है वो कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 9। 9 2 जा 18 तो 20 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया 40। अगर आप लोगों को स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अब आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्के, तो 1 रुपये के सिक्के कितने थे हमारे पास, मैंने क्या माना था 2x माना था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 40। तो 1 रुपये के सिक्के कितने हो गए 80। अभी 50 पैसे के सिक्के कितने थे, क्योंकि ये रेशियो दिया है तो उसको हमने क्या किया था 1 रुपये का 2x और 50 पैसे के सिक्के को 3x। 3x कितना है 40 निकल गया। तो 4 तियाँ 12 120। अगर हमसे 25 पैसे के सिक्के माने पूछे होते तो 4x यानी कि 4 गुणा 40 तो 4 चौको 16 160। लेकिन हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 120 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका मैंने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था लोअर पीसीएस का, उसमें भी था कि क्रिसमस डे मंगलवार को मनाया जाता है। नहीं, ये वाला नहीं था, नेक्स्ट आगे आएगा। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, वो नेक्स्ट आएगा। और पेपर को हम जब स्क्रॉल करेंगे तो देखो क्रिसमस डे यानी कि 25 दिसंबर को होता है और ये मनाया गया था कब 1979 को मंगलवार को मनाया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित किस वर्ष यह पुनः उसी दिन मनाया जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है ना कि कुछ ट्रिक्स ही आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे एक तो पता होना चाहिए आपको लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर होता है ऐसा साल जिसमें 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जो कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर मैं 1979 को 4 से डिवाइड करूँ तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो 4 चौको 16 बचा कितना 19 में से 16 गया 3 37 4 नम 36 हो जाएगा। बचा कितना 1 फिर 4 चौको 16 और बचा कितना 3, यानी कि 3 हमारा शेष रह रहा है। तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। और अगर नॉर्मल ईयर होता है और उसमें अगर आपका +3 होता है तो जो भी ईयर है आपका उसमें 11 जोड़ना है। अगर नॉर्मल ईयर है और +2 होता, शेष अगर 2 आ जाता है तो भी हम 11 जोड़ते। ठीक है, और अगर नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, और प्लस का 1 जोड़ते तो प्लस यानी कि 1 शेष आता तो भी हम क्या करते उसमें क्या जोड़ लेते हमारा, यानी कि 6 को जोड़ करके तब हमारा आंसर आता। और लीप ईयर होता तो 28 जोड़ते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे सिंपली पूछा है कि 1979, इसका लंबा कॉन्सेप्ट है तो इसमें तो समझा नहीं पाऊँगी, अलग से मैं वीडियो बना दूँगी इसका। मंगलवार को दर्शाया गया है तो हम देखो ये आया था नॉर्मल ईयर में हमारा क्या 3 प्लस करके आया था रिमाइंडर, तो 11 फिक्स है। अगर 2 होता तो भी 11 ही जोड़ते हैं हम। तो अभी जोड़िए 1990 में क्या होगा, जो नेक्स्ट क्रिसमस डे आपका 1990 में सेलिब्रेट करेंगे तब भी हमारा मंगलवार ही रहेगा, मतलब सेम डे रहेगा। ठीक है, अगर ये होता 19 मान लो 80 होता, मान लो 80 यानी कि आपका चेक करते हैं हम इसको, लीप ईयर है क्या, 4 चौको 16 बचा कितना 19 में 16 गया 3 38 हो गया, फिर 4 नम 36 4 पंजे 20, यानी कि लीप ईयर है। और अगर ये लीप ईयर है तो उसका मतलब मैंने कहा लीप ईयर में 28 प्लस करके, मान लो 1980 में मंगलवार को क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो अभी आपका 28 जोड़ दो आप इसमें तो 8 8 और 2 10 हो जाएगा। और 2008 में सेम मंगलवार को हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो और अगर आपका 1978 होता तो ये भी आपका +11 करके आता, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना बचता आपका 2 बचता। ठीक है, तो 2 और 3 4 से डिवाइड करने पर 2 और 3 जब भी रिमाइंडर रहेगा तो 11 जोड़ देना, नेक्स्ट आपका क्रिसमस डे उसी बार को मनाया जाएगा। ठीक है, तो 1 होता तो 6 जोड़ते हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक भिन्न के अंश और हर में से 5 घटाया जाता है तो 1/5। तो इसको हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे पहला भिन्न हमारा 14/19 है तो इसमें अंश में से भी 5 घटा दो, हर से भी 5 घटा दो, तो क्या 1/2 आ रहा है, चेक करो। 14 में से 5 घटाइए तो कितना आएगा 9, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में आएगा 19 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा 14 आएगा। तो आई थिंक ये तो कटेंगे नहीं आपस में,
तो ये क्या नहीं आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा है, जो कि आपकी क्वेश्चन की डिमांड है। इसका मतलब ये हो नहीं सकता है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम, दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, दूसरा ऑप्शन है कि मान लो 5/9 में घटा दें हम, तो -5, तो ये तो 0 आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें घटा के देखते हैं, -5 और -5, ठीक है, अंश में से भी हर में भी। तो 15 में से 5 घटाइए आप, कितना आएगा 10, और 17 में से 5 घटाइए, कितना आएगा, 17 में से 5 घटाओगे 12। तो ये भी आपका क्या नहीं आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा है। फिर इसमें घटा के देखो आप, ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है डी। डी में भी चेक करते हैं, 12 में से 5 घटाइए और 19 में से 5 घटा लो, क्योंकि ये कह रहा है अंश और हर दोनों में से 5 घटाएं तो 1/2 आना चाहिए। तो 12 में से 5 गया 7, 19 में से 5 गया, कितना होता है 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये आपका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा आपका जो कंडीशन दी है उसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया इसमें एक ही करेक्ट हो रहा है। वैसे आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। कहा है यदि आंसर दोनों में 2 जोड़ दें, तो 12 में भी 2 जोड़ दीजिए और 19 में भी 2 जोड़ दो, तो कितना आना चाहिए, रेशियो 2/3। जोड़ के देखिए, 12 और 2 14, डिवाइड बाई 19 और 2 कितना होता है 21। तो 7 दूनी 14, 7 3 21, तो ये आ रहा है 2/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें सही आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा लंबी वीडियो बनेगी लेकिन कुछ पार्ट और सॉल्व करके फिर मैं एंड कर दूंगी इसको, सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे हम। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, GRASP, यानी जो ग्रास्प है इसका मतलब ये है, देखो GR फिर AS और P, तो इसके नीचे क्या हम लिखेंगे B और M फिर VN और K, यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है वो चेक करना है। यानी कि G ऊपर बड़ा है और B छोटा है, तो B के आगे पढ़िए आप CCDEF और G, +5 करके आ रहा है, यानी कि ऊपर वाला +5 और नीचे वाला -5। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रिलेशन चेक करो, M के बाद NOPQR, यानी कि ये भी -5 करके आ रहा है, यानी कि -5 करूँगी तब आएगा। ऐसे भी के बाद देखिए भी के बाद क्या आता है, WXYZ फिर A, इसमें भी 5 का ही रिलेशन है, इसका मतलब 5 5 माइनस करके आ रहा है। ठीक है, तो अगले वाले में भी हम वही चेक करेंगे, CRA, जो पहले के 2 में रिलेशन है वही इसमें भी रिलेशन होगा। अब देखो C से पहले क्या आएगा, 5 पहले माइनस करके देखो, जैसे मान लो सब में मेरे को इन दोनों में x दिख रहा है, तो x को चेक कर लेते हैं। x के बाद क्या आएगा, YZ फिर ABC, ठीक है, x तो आना चाहिए। अगला क्या है, M को चेक करके देखते हैं हम, यानी कि R में से 5 माइनस करके M आ रहा नहीं आ रहा है, तो M के बाद देखो आगे पढ़ लो, M के बाद NOPQR, ठीक है, यहाँ M आएगा, तो इसमें 2 ऑप्शन में आ रहा है। फिर भी आएगा, इसका मतलब यहाँ पे, और यहाँ I भी आएगा। अब Z और A में कन्फ्यूजन है, तो Z के बाद पढ़िए आप, Z के बाद ABCDE, तो उसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए Z। A के बाद पढ़ोगे तो BCDE चौथे नंबर पे आ जा रहा है, तो हमारा A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो रिलेशन चेक करना है हमने। उसके बाद 13वां देखो, किताब को घड़ी, घड़ी को बस्ता, बस्ते को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहा गया। किताब उठाने में किसका, अब किताब को किस में ले जाते हैं हम, बस्ते में, और बस्ते को क्या कहा गया है, शब्दकोश, तो C आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस का तात्पर्य, यानी कि यहाँ पर देखो 52 डिवाइड 4 और +5 मल्टीप्लाई 8 -2, तो यहाँ पर 52 डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का तात्पर्य है माइनस, यहाँ देखो डिवाइड का तात्पर्य -4, फिर प्लस का तात्पर्य क्या है, देखो प्लस है गुणा 5, और गुणा का अर्थ है +8, और माइनस का अर्थ है डिवाइड 2। बस अब इसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले डी मास लगाएंगे, तो 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हो आप अभी यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस का साइन आ जा रहा है, बीच में अलग अलग है, तो ये जाएगा 20 धन 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे, 2 चको 8, बस हो गया। अब 52 में से 20 घटाओ, कितना आएगा 32 धन 4, तो 32 और 4 कितना होता है 36 होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, चेक कर लो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है।
अच्छा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 14वें का आंसर कौन सा आ रहा है? सी। फिर देखते हैं हम 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां देखिए, एक साइकिल सवार उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर चलता है। तो ये उत्तर है और उत्तर को गया 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह पूरब दिशा में मुड़कर 40 किलोमीटर, तो 40 में गया, ठीक है। दिशा वाले क्वेश्चन भी ज़रूर एक दो आते हैं। पुनः अपने दाहिनी ओर, दाहिनी का मतलब होता है क्लॉकवाइज और बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो पुनः अपने दाहिनी ओर यानी कि नीचे को मुड़ करके 20 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। दाहिनी का मतलब क्लॉकवाइज घूमना और बाएं का मतलब एंटी क्लॉक। तो पूरा नहीं आओगे कहीं 20 ही तक, क्योंकि पूरा ये 30 है, तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब कहा है तत्पश्चात अपने दाईं ओर 40, फिर दाहिने ओर यानी कि क्लॉकवाइज घूम करके 40 आता है। तो अभी अपने प्रारंभिक, मान लो ओ प्रारंभिक बिंदु है, अब यहाँ पहुँच गया, तो ओ से ए की आपको डिस्टेंस पूछा गया, ठीक है। तो ये पूरा 30 था और ऊपर वाला ये कितना हो गया? 20 हो गया, तो कितना बचा? 10, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डायग्राम बना लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एक बार और देखिए, 30 किलोमीटर उत्तर को गया, फिर पूरब की ओर मुड़ा, यहाँ 30 हो जाएगा, फिर पूरब को मुड़ा और 40 किलोमीटर, फिर पुनः दाहिनी का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, नीचे को घूमना है आपने, 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद दाहिनी अभी भी क्लॉकवाइज, कितना? 40 किलोमीटर। तो अभी आपको पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी है? जितनी ये होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे घूमेंगे, तो ये 20 हो जाएगा। नीचे वाला कितना बचा? क्योंकि ये पूरा 30 था, तो नीचे वाला 10। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16, 36 छात्रों की कक्षा में 20 छात्र क्रिकेट, 25 फुटबॉल, 18 वॉलीबॉल, 15 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों। तो ये तो थोड़ा क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और निकालना ही है तो समझना है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि 33 छात्रों की कक्षा में, तो उसको हम लेते हैं 33 में से जो भी आपके क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट वाले जो भी बच्चे हैं, यानी कि उनको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, माइनस ये जो क्रिकेट खेलने वाले हैं। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे? 25 जो फुटबॉल वाले हैं, फिर इसमें से माइनस करेंगे 18। मैं ट्रिक से बता रही हूँ, पूरे मेथड से नहीं जा रही हूँ। उसके बाद 15 क्रिकेट और दोनों वालों को प्लस कर देना हमेशा, दोनों, यानी कि 15 क्रिकेट और फुटबॉल, और 12 फुटबॉल और वॉलीबॉल, और 10 आपके क्रिकेट और वॉलीबॉल। तो कम से कम एक खेल अवश्य खेलते हैं यदि, तो तीनों खेल खेलने वाले, यानी कि यदि प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल अवश्य खेलता है, तीनों खेल जब भी, ये कब करोगे आप माइनस प्लस? जब तीनों खेल के लिए, यानी कि तीनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या पूछेगा, तो टोटल में से जो क्रिकेट है, वॉलीबॉल, फुटबॉल जो भी है, और दोनों को प्लस कर दोगे और उनको माइनस कर दोगे। तो अब माइनस करके देखो, 33 में से 20 माइनस किया तो 13 हो जाएगा, और माइनस का देखो ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे ये, 8 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 43 हो गया है। और इन तीनों को जोड़ दीजिए आप पहले ही, तो 15 और 12 कितना होगा? 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा? प्लस का 37, ठीक है। अब 13 में से इसको घटा दीजिए 33 को, तो 43 को, ये आ जाएगा तुम्हारा, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 1 गया 3 ऋण का, और प्लस का कितना आ गया? 37। तो अब 37 में से 30 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 7। 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों गेम पसंद करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझो, जब भी ऐसा आए तो कुल छात्र कितने कक्षा में? 33 हैं। 33 में से जो सिंगल गेम को पसंद करते हैं उनको माइनस करना है, तीनों गेम कितने लोग पसंद करते हैं वो निकालना है हमने, ठीक है। उनको माइनस करना है, और जो 2 गेम पसंद करते हैं उनको क्या करना है? प्लस करना है। आंसर आ जाएगा तीनों वाले का, ठीक है। तो ये कर दिया हमने 10, बस इसको सॉल्व कर लेना, 7 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, मोहन एक व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, तो ये मोहन है आपका, और ये व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति की ओर इशारा करता है, और करके एक स्त्री से कहता है, एक स्त्री को कहता है कि उसकी माँ, यानी कि व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है इसकी जो मदर है, माँ, तुम्हारे पिता की, किसकी? जो स्त्री है यहाँ पे, उसके पिता की, इसके पिता की एकमात्र पुत्री है,
एकमात्र पुत्री है। तो इसका मतलब हो गया इसकी मदर, मोहन व्यक्ति से कहता है, मतलब स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहता है ये जो व्यक्ति है, इसकी जो माँ है वो स्त्री के पिता की इकलौती बेटी है। तो उसका मतलब ये स्त्री खुद ही यही है। ठीक है, ये व्यक्ति और स्त्री का आपस में क्या संबंध है, व्यक्ति किस प्रकार से स्त्री से संबंधित है, तो व्यक्ति की कौन है, ये स्त्री मदर है। ठीक है, इसको डायग्राम बना के देख लेना, आ जाएगा समझ में। आगे देखो, यदि 2 4 6 और स्टार करके कितना आ रहा है, स्टार 2 करके 6 आ रहा है, तो अब हमने इनमें रिलेशन निकालना है। मान लीजिए कम आना है ना, आंसर को कम आना है, तो मान लो ये डिवाइड करके आ रहा है। सपोज करिए आप यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड करके देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये तो 6 आ रहा है। अब इनको प्लस करके देखिए ये डिजिट को, तो 6 आ गया। ठीक है, यानी कि डिवाइड करके इसको देखो, 3 से डिवाइड करिए इसको, तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, और 8 में से 6 गया 2, 3 हम 27, 0। फिर इनको प्लस करके देखिए, 9 और 2 11, 11 और 0 11, सही आ रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन करेक्ट है। तो सबसे पहले हमें रिलेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट जो भी आपको पूछा गया है उसमें भी वही रिलेशन होगा। जैसे अभी इसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 एकम 5, बचा कितना, 7 में से 5 गया 2, और 23 हो गया, और फिर 5 को 20 हो गया, बचा कितना, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इन सबको प्लस करिए आप, 1 + 4 + 7, तो कितना आ रहा है, 1 और 4 5, 5 7 12, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। 18 का कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, डी। उसके बाद देखो, सत्यता असत्यता हो सकता है, तर्क वितर्क, आई होप यही करेक्ट होना चाहिए, पता नहीं इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ। 19 का बी लगा रही हूँ मैं, आप एक बार कंफर्म होंगे तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है ना। विषम को चुनिए। अब देखो, इसमें स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी, आकाश में तारे, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, तो इसमें ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए विषम है इसमें। नेक्स्ट देखो, विलुप्त संख्या छांटना है इसमें। तो पहला जो रिलेशन आ रहा है 2 धन 5 7 धन 5 करके आ रहा है। फिर अगला 14 आ रहा है, यानी कि धन का 7 करके। फिर अगला क्या आ रहा है, क्या प्लस करके आ रहा है, 7, यानी कि 9 प्लस करके आ रहा है। तय करो, 14 में 9 जोड़ोगे 23 आएगा ना, 14 में 5 6 जोड़ो, फिर 9, ठीक है। फिर उसके बाद 11 प्लस करके आ रहा है, तो अगला 13 प्लस करके आना चाहिए, यानी कि 34 में अगर मैं 13 प्लस कर दूं तो ये आएगा 47। तो किस किस ऑप्शन में आ रहा है, 47 एक इसमें है, और किस में है, एक इसमें है, यानी कि बाकी ऑप्शन आपके कट गए हैं। ठीक है, तो बी और डी में से एक करेक्ट होगा। फिर बाकी दूसरे में भी रिलेशन निकाल के देखो। अगला देखो, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आएगा, 2 जोड़ के 15। इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी अल्फ़ाबेट हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें। वैसे आप चेक कर सकते हो, जेड से पहले वाई, एक्स, फिर डब्ल्यू, वी और यू। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो इसमें देखो, ये आपका इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या, अभाज्य संख्या भी है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। दूसरा कोई और तरीका भी आप इसमें ढूंढ सकते हो कि प्लस करके भी चेक कर सकते हो क्या रिलेशन आ रहा है करके, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर डी है इसमें। अब अगला 23 में बोला है, एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट की जो 3 नंबर है ना, 8, x और 4, ये 8 से डिवाइड होता है, तो पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, 8 से डिवाइड हो जाएंगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा, जो 3 लास्ट के नंबर होते हैं, लास्ट के डिजिट होते हैं, उनको मिला करके जो नंबर बन रहा है, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरे का पूरा नंबर कितना भी बड़ा हो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ये चेक करना है कि x को क्या रखें कि ये 8 से, और वो भी x को बोला है न्यूनतम मान बोला है। मान लो x की जगह मैं यहाँ पर ऑप्शन से कर रही हूँ, मैं 2 रख के चेक करते हैं। तो ये 8 से क्या डिवाइड हो रहा है, चेक करो। 8 एकम 8, 2 में भाग नहीं गया 0, 8 3 24, या करेक्ट है, यानी कि कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसमें ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। x की जगह पे क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद देखो, यदि संख्या
81 इंटू 117 इंटू 63 और इंटू 46 3 से डिवाइड हो रहा है, तो b का अधिकतम मान क्या होगा। तो इनके फैक्टर कर लो। 81 के फैक्टर 9 गुणा 9 होता है। फिर 117 है, 117 किससे कट रहा है आपका, 13 117 होता है ना, तो 13 इंटू 9, और ये भी आपका 9 7 63 हो, 9 इंटू 7, और इसके जो फैक्टर होंगे उसमें 3 नहीं आएगा, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 गुणा 23 होगा, 3 तो कहीं नहीं आ रहा है, तो हमें बाकी लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की मतलब जितने भी 3 के फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे 9 है तो उसको 3 के फॉर्म में प्राइम फैक्टर बना लीजिए। इस 9 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 गुणा 3, 13 की ज़रूरत नहीं है हमें। और इस अगले वाले 9 को हम बना सकते हैं 3 इंटू 3, फिर इस वाले 9 को भी हम बना सकते हैं 3 इंटू 3। अब काउंट कर लीजिए कितने बार आ रहा है, 3 दूनी 6 और 2 8, इसका मतलब 3 8 आ गया। तो अगर ये पूरी संख्या, ये वाली संख्या 3 से विभाज्य है, तो b का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर में हमने 3 की पावर क्या फाइंड कर ली है, 8, और इसको मैं कंपेयर करूँ 3 से, तो जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका b क्या आ गया, और बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन, तो b क्या आ गया, 8 आ गया। तो b का जो अधिकतम मान है वो 8 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा, इस पूरे के प्राइम फैक्टर 3 के फॉर्म में कर लिए। तो मैंने रफली चेक किया, 81 को हम 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 13 117 होता है, 13 की ज़रूरत नहीं है, खाली 9 ले लो यहाँ से, 9 7 63 होता है, खाली 9 ले लो, 7 की ज़रूरत नहीं है, और इसमें 9, इसमें 3 आ ही नहीं रहा है। बस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इन सबको, तो 3 कितने बार आ जाएगा, 8 बार आ जाएगा, तो आपका b क्या है, 8 है, ठीक है। इस टाइप से कर लोगे इसको, इंटू 3, तो हमने इन सब 9 के फैक्टर कर लिए। तो नेक्स्ट 25 में देखते हैं आप, 25 में क्या है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।